अस्सलाम वालेकुम। से कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी ब्लैक टाइगर द स्पाई इंडिया फॉरगॉट रियल धुरंधर और फॉरगॉटन हीरो रविंद्र कौशिक और शुभंकर मिश्रा जी के साथ जो है वो पॉडकास्ट है। रविंद्र कौशिक की सिस्टर और उनके जो है भांजे, उनके साथ पॉडकास्ट है जी, और उसका दूसरा पार्ट है। और अभी देखते हैं कि आगे वो क्या जो है वो स्टोरी सुना रहे हैं और असल कहानी क्या है, और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, रिव्यू मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। ठीक है जी। अब रविंद्र कौशिक भारत के बाकी जासूसों से अलग कैसे थे? क्योंकि जासूसों को तो गुमनाम जिंदगी रहनी होती है जी। आपको क्या लगता है रविंद्र कौशिक के बारे में नई पीढ़ी कैसे जान गई? ब्लैक टाइगर, उन्हीं कहानियां, या आप और आपके परिवार ने आगे बढ़ाई, या ये ऑर्गेनिकली थी क्योंकि उन्होंने काम बहुत बड़े किए थे? क्योंकि हमने सुना कई जगह उनको रिकग्नाइज भी किया गया। आमतौर पर जासूसों को सरकारें मानने से मना कर देती है। उनकी सर वो अलग इसलिए थे कि वो हिंदुस्तान के पहले रेजिडेंट एजेंट थे। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। रेजिडेंट एजेंट मतलब जो जाकर वहाँ घर बसा, डोमिसाइल्ड होता है, वहाँ जाकर रहता है, घर बसाता है। हाँ। एक सोशल नेटवर्क अपना बनाता है। हिंदुस्तान ने ये पहला एक प्रयोग किया था उनके ऊपर। जासूसों की जो शक्ल है सर, आप देखेंगे तो वो बहुत मामूली शक्ल सूरत के होते हैं जासूस। अगर मैंने बताया जैसे भीड़ में अगर वो खो जाएं तो आप उनको ढूंढ नहीं सकते। उनके लिए इजी है काम करना, इसलिए उनको अंडर कवर कहते हैं, अंडर लेयर वो काम करते हैं। इनकी शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी। ये दिखने में काफ़ी हैंडसम थे, तो ये जासूसी के लिए वैसे ये फिट नहीं थे। लेकिन इनको देखने के बाद जो ऑफिसर्स थे बड़े, उस किसने हायर किया था इन्हें? सर उस वक्त तो कोई रॉ के फील्ड ऑफिसर थे, गुरबचन सिंह के नाम से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आए थे रॉ में। उन्होंने सबसे पहले इनसे कांटेक्ट किया था इनके अपने शहर में, गंगानगर में। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, उनसे कभी मुलाकातें। मेरी मम्मी ने उनको देखा हुआ है। मम्मी ने उनको अभी तक शक्ल भी याद है कि वो अक्सर घर आया जाया करते थे। तो मालूम नहीं था ना ये इतने बड़े अफसर हैं या क्या है, कोई पता करने आए हैं, क्या करने, ना मालूम नहीं था। तो क्या करने आते थे वो फिर? पूछने आते थे। क्या चीज़? एक बार तो मुझे याद है, उन्होंने पूछा आपका भाई कहीं शादी में आया हुआ है पंजाब में? तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं सोचती थी ये क्यों पूछने के लिए आते हैं। इतनी समझ नहीं थी बाद में कि वो जासूस है, इसलिए पूछने के लिए आते हैं। बेसिकली वो चेक करते थे कि घर में कुछ इसने बता तो नहीं रखा कि ये क्या काम करता है। वो मनाही थी घर में। इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कई बार कर लेते थे कि अच्छा तो उसने फिर कह दिया होगा कि वो तो नहीं आएगा अब, है ना, वो तो काफ़ी ऐसा काम करता है। तो ये तो इनके निगाह में तो वो एक नौकरी कर रहे थे दिल्ली में, सिंपल। तो उन्हें कुछ बातें समझते नहीं थे। वो क्रॉस चेक करते थे कि यार इसने घर पे कुछ रिवील तो नहीं कर दिया है। बहुत टाइम तक ये चेकिंग चलती रही है घर पे। वो कभी कभी वो आके घर पे, जैसे मेरी नानी माँ से भी पूछ लेते थे कई बार कि, तो फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन उन एब्सेंस में आते थे जानबूझ के, कि ताकि पता लगे। ये टाइम है उनके ट्रेनिंग के टाइम का उस वक्त इनिशियली। उसके बाद तो वो कभी उन्होंने टच भी नहीं किया फैमिली को। वो इनिशियली जब उन्होंने पिक किया था उनको, तब की बात है ये। फैमिली में किसी को आइडिया नहीं था उन्हें कब जासूसी में लिया गया, ट्रेनिंग के भेजा गया? किसी को कभी पता नहीं चला? नहीं, ये तो बाद में मालूम पड़ती हैं बातें। जब वो अपने कोई पत्र भेजता था उससे पता चलता था। किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं। कभी रॉ या किसी एजेंसी ने डायरेक्टली नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की आप लोग की? नहीं। कोई आर्थिक मदद? नहीं। कोई केस में मदद? नहीं। कोई मिलने आया सांत्वना के तौर पर? नहीं, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति कभी कोई जासूसी की दुनिया से भी नहीं आया? नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं मिला आज तक। इनकी शहादत का जब हमने रखा था 2001 में, जब पता लग गया, वो सबसे पहले इनकी शहादत का समाचार पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के अंदर एक ब्रिगेडियर हामिद थे, उनका एक ईमेल आया था। उस ईमेल में लिखा गया था कि रविंद्र कौशिक एलियस नबी अहमद शाकिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो पहला खत था जिससे पता लगा परिवार को कि वो चले गए हैं। कब पता लगा था, किस साल? ये तकरीबन सर
उनकी डेथ के 3 या 4 दिन बाद 24 नवंबर के आसपास ये शाम को ये ईमेल आता है कि नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक को हम लोग बचा नहीं सके, क्योंकि वो जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पर है वो लोग ने टेकअप कर लिए थे इस केस को लास्ट में, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत पुअर थी। हमने वो मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री में भी दी थी, एक्सटर्नल अफेयर में भी, तो उन्होंने एम्स में भेजी थी उनकी रिपोर्ट। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अरे इसकी बॉडी में तो खून, ये आदमी ज़िंदा भी है क्या? बोले इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। तो यहाँ से फिर हमने मेडिसिन गवर्नमेंट को लिखा, तो गवर्नमेंट ने कुछ मेडिसिन भिजवाई थी पाकिस्तान, लेकिन वो मेडिसिन के पहुँचने से पहले वो शहादत पा चुके थे, मतलब पैकेट तो बाद में पहुँचा है उनके जाने के बाद। तो गवर्नमेंट को आखिरी में पता लग गया था कि वो जिंदा है, इस जेल में है। यस बिल्कुल सर। लास्ट में उन्होंने जब ये वाजपेयी साहब से मिले हैं तो वाजपेयी साहब ने ये ज़रूर कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी आपके भाई को अपने घर ले आएँ, आपके घर ले आएँ। और तब हमें सुनने में आया कि वो जैसे एक्सचेंज होते हैं जासूस के, 2 जासूस इधर से छूटेंगे, 2 जासूस उधर से रिलीज़ होंगे, उनके बदले में ये लोग 10 आदमी मांगते थे। इन्होंने एक लिस्ट दे रखी थी और इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए भी राज़ी हो गई थी कि हम आप इसको छोड़ दो। लेकिन सर वो छोड़ नहीं सकते थे, उसके कारण थे। कारण ये थे कि वो उनकी आर्मी का पार्ट रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। उनको लगता था ये आदमी जब तक जिंदा है हिंदुस्तान के काम का है, ये हमारे स्ट्रेटेजीज को समझता है, हमारे मूवमेंट्स को समझता है। ये रविंद्र कौशिक जी किस डिपार्टमेंट में थे फौज में? सिविलियन, एज ए सिविलियन क्लर्क वो एडमिट हुए थे वहाँ, और लेटर ऑन उन्होंने इंटरनल एग्ज़ाम्स दिए वहाँ पर, और वो कमीशन हुए। कमीशन के बाद उन्होंने एक बहुत छोटे स्पैन में उन्होंने मेजर रैंक तक वो गए हैं। और इसके पीछे भी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी आउटस्टैंडिंग रही है सर। उस वक्त तो जिया का वहाँ जिया उल हक का रूल था, और जिया उल हक भी जैसे जो तेज़ तर्रार ऑफिसर्स होते थे उनको बिना, मैंने रिसर्च में मेरे सामने आया है कि बिना ACR देखे ही कईयों को प्रमोट कर दिया करते थे। वो उनकी वैसी रिपोर्ट्स देख लेते थे, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स के बड़ी वो बंचेस पड़े रहते थे, कभी रिपोर्ट्स चेक नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि जो स्पैन देखें उनका, तो स्पैन में मेजर आदमी जो बनता है 8-1 साल की सर्विस में बनता है जाके, 8-9 साल के। मेजर बने थे या मेजर के बराबर पद पर कहीं थे? मेजर ही वॉज मेजर नबी अहमद शाकिर। जब उनको पकड़ा गया 1983 में, वो जस्ट प्रमोट हुए थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर। 1983 6 सितंबर को जब वो पकड़े गए तो उस वक्त वो मेजर थे पाकिस्तान आर्मी में। अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं थे वो? नहीं, डिपार्टमेंट वो छोड़ चुके थे इंटरनल एग्ज़ाम देने के बाद। ओके, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं वो शायद है कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट में थे। हाँ, वहीं से शुरुआत की थी उन्होंने। पहला जो उन्होंने आर्मी को जो वहाँ आर्मी में जो एडमिट हुए वहाँ, तो वो थ्रू दैट क्लरिकल डिपार्टमेंट, उसका कोई वहाँ एग्जामिनेशन था, वहाँ पे एग्जामिनेशन उन्होंने लॉ फाइनल ईयर में ही दे दिया था वो, जब वहाँ कराची यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे थे। तो आपकी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि आपने 14 साल रिसर्च किए, मैं आपसे इनसाइडर कहानियाँ पूछ लेता हूँ, क्योंकि बाकी तो इंटरनेट पर जो है उस पर कितना भरोसा करे पता नहीं। हाँ जी। रविंद्र कौशिक जी जो बाद में नबी अहमद बने, वो हिंदुस्तान से कब पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान की यात्रा आपकी रिसर्च में क्या निकल कर आई? सर वो पाकिस्तान पहली बार 1972 में गए। बहुत पहले? बहुत पहले, मतलब वो तकरीबन 20 साल के थे जब पाकिस्तान वो गए हैं। और किस टाइम रॉ ने उन्हें अप्रोच किया होगा आपके हिसाब से? सर रॉ ने उनको अप्रोच किया 72 में, ये 20 साल के आसपास। हाँ, जब ये हमारा 71 का वार जब ओवर हुआ है, और पाकिस्तान डिप्रेशन में था बहुत, और पाकिस्तान में कुछ प्लानिंग्स हो रही थी कन्वेंशनल वार को छोड़ के, वो कुछ इंटरनल प्लानिंग्स में थे कि इंडिया को कैसे, मतलब कन्वेंशनल वार के अलावा कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है इनको। तो कुछ प्लानिंग्स थी जो रॉ को भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिली थी। तो नए रिक्रूटमेंट चल रहे थे रॉ के अंदर कि कुछ ऐसे लड़कों को देखा जाए जिनमें कि काम करने का जज्बा हो, नौकरी से ऊपर उठ के, क्योंकि देशभक्ति तो सर नौकरी में तो होती नहीं है, उसके लिए तो थोड़े बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है। तो ऐसे लड़कों की बड़ी ज़रूरत थी
कि जो जिनमें जज्बा हो देशभक्ति का। ये देशभक्ति की स्किट्स वगैरह लिखा करते थे, थिएटर करते थे, आर्टिस्ट थे, और जब किसी किरदार को पकड़ लेते थे तो इतना ज़बरदस्त पकड़ लेते थे कि जैसे कि वो किरदार ही उनमें मर्ज हो गया हो, जैसे कि बॉडी तो इनकी है लेकिन रूह उस किरदार की घुस गई अंदर। तो इस तरह से एकदम से मेकओवर कर लेते थे अपना। और स्किट्स जो लिखा करते थे, मेरे पास डायरी है उनकी, और उस डायरी के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ, कितने ही पन्ने में पलट लूँ सब देशभक्ति का लिखा हुआ है। अपने शेर लिखते थे, एक शेर मैं कहना चाहूँगा उनका, उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि अगर मौत है ज़िंदगी का अंजाम और मरने के कई रास्ते, मर कर भी वो ज़िंदा है जो मर गए वतन के वास्ते। ये उनके एक डायरी के अंदर नीचे वो जहाँ खुद लिखते थे वहाँ स्वलिखित कर देते थे, वो स्वलिखित करके लगाते थे। तो ये ऐसा जज्बा था उनके अंदर गहरा। और बहुत छोटी उम्र थी, इतनी समझ भी नहीं थी जब रॉ ने अप्रोच किया उनको पहली बार कि आपको जो तुम ये एक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम रियल ज़िंदगी में भी कुछ देश के लिए कर सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले, और मैं तो आर्मी में जाना चाहता हूँ। पापा जी ने कहा मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मैं तो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूँ जाने के लिए। अब रॉ एजेंसी के बारे में लोग 90s तक नहीं समझते थे सर। इंडिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं हमारे पेपर्स में कहीं रॉ का नाम आ रहा हो। ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है। तो उस वक्त तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसी एजेंसी है। अच्छा, कहने वालों ने भी ये कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम एक्ट करते हो ना तुम्हें एक्ट ही करना है। तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा क्या काम है, आर्मी तो नहीं, मुझे एक्ट करना है। तो ये कैसे, इससे कैसे देश सेवा होगी और कैसे देश सेवा को मैं कर पाऊँगा एक्टिंग के थ्रू। वो तो समझ धीरे धीरे जब उन्होंने 72 में इनको पकड़ा, 73 में अल्टीमेटली इनको डिप्लॉय किया पाकिस्तान में। पहले ही इनको अबू धाबी भेजा था, पाकिस्तान जाने से पहले इनको एक इस्लामिक कंट्री में एक ट्रायल के लिए भेजा था, और अबू धाबी और ईरान में रहे हैं। ईरान में एक बार ये पकड़े भी गए थे। पकड़े गए थे मतलब? ईरान में एक्चुअली किसी जो इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास थी, और नया नया तब ये अबू धाबी और ये जो अभी जिसको यूएई कहते हैं नया नया बना था 71 के अंदर, ये सारे इमिरेट्स जो इकट्ठे हुए थे। तो अबू धाबी उस वक्त, ये दुबई अबू धाबी बड़े लिबरल थे अपने लॉज को लेके। तो उस वक्त बहुत लोग पाकिस्तान इंडियंस वहाँ दुबई जाकर, और अपने मोस्टली तो स्मगलर्स ही सर वहाँ इकट्ठे होते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा था कि कुछ ये लोग नेक्सस का इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं, मतलब कुछ जिसको पाकिस्तान में जैसे खाना जंगी वगैरह बोलते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। और उसका स्टेशन इन्होंने अभी इनिशियली बाहर किया है, प्लानिंग सारी वहाँ से होगी। क्योंकि 71 वार के अंदर सर, आपने अगर हम सब पढ़ते हैं 71 वार के बारे में, तो 71 का जो वार था उसको अगर हम लोग कॉन्कर इंडिया ने किया है, तो उसके पीछे सर रीज़न बड़ा ये था कि वो एक कॉल इंटरसेप्ट हो गई थी इस्लामाबाद से, ढाका की गई थी कॉल कि भी हम लोग इंडिया के एयर बेसिस पे अटैक करेंगे 1 दिसंबर को 1971 को, जबकि अटैक 3 दिसंबर को हुआ था। 2 दिन लेट हुआ था लेकिन अटैक हुआ था। इन्फॉर्मेशन इतनी पक्की थी रॉ के पास। तो पाकिस्तान को ये था कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर कंट्री से लीक हो जाती हैं। 71 का वार सिर्फ वो कॉल इंटरसेप्ट होने की वजह से सर मैं समझता हूँ कि हम लोग जीत पाए, क्योंकि हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, हमने अपनी तैयारी कर रखी थी, चाहे अनमने ढंग से की थी लेकिन कर ली थी हमने तैयारी। क्योंकि इतना पक्का नहीं था कि इन्फॉर्मेशन पक्की हो सकती है, लेकिन 3 दिसंबर को जैसे इन्होंने वहाँ से अटैक चालू किया तो हम लोग तैयार थे पहले से। 16 दिसंबर तक तो हम जीत चुके थे। तो पकड़े कैसे गए ईरान में फिर? ईरान में सर ये किसी दूसरे एजेंट की गलती से, ये अबू धाबी में इन्होंने कुछ नेक्सस क्रैक किया था, वहाँ जॉब ने किसी कंपनी में जॉब लगे अबू धाबी जाके, उसका भी रिकॉर्ड है। और 1-2 खत भी इनके अबू धाबी से घर पे आए हुए हैं, उसके अबू धाबी के वो पोस्टल से स्टाम्प लगा हुआ अबू धाबी का। तो वहाँ से ये ईरान उसी नेक्सस का पीछा करते हुए ईरान तक पहुँचे। ये ईरान में एक जगह मशहद करके, मशहद में ये अरेस्ट हुए हैं जाके,
और इनको 2 से 3 दिन वहाँ मारा है। लेकिन ईरान के साथ हमारी ट्रीटी है, तब इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में कुछ लोग होते थे, PN हक्सर वगैरह, ऐसे इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इनको छुड़वाया गया वहाँ से। और बाद में जो लेटर ऑन जब मैं अनऑफिशियली कुछ लोगों से मिला, धर साहब से मिला, जब धर साहब गंगानगर आए। धर साहब कौन? मलॉय कृष्ण धर, ये रॉ के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने मामा जी पर एक किताब लिखी है, मिशन टू पाकिस्तान। तो उन्होंने अनऑफिशियली मुझे बताया भी था कि वहाँ भी एक एजेंट की ही गलती थी। ये रविंद्र ने अपनी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, फ्लॉलेस काम किया 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ भी पहली बार भी जब ये ग्रैब हुए हैं ईरान के अंदर, तब किसी एजेंट की गलती से वहाँ पकड़े गए। फिर वहाँ से छुड़वाया सरकार ने? सरकार ने छुड़वाया, ये हिंदुस्तान आए। और मेरी मम्मी ने इस बात को कंफर्म किया। मम्मी ने कहा कि मैं, उनका रूम घर में ऊपर होता था, तो वहाँ मम्मी कह रही वो शर्ट चेंज, जब उसने शर्ट अपनी चेंज कर रहा था तो मम्मी ने उनकी बैक में काफ़ी निशान देखे, नील जैसे पड़े होते हैं ना, ब्लू कलर। ये घटना आपको याद है मैम? हाँ जी। क्या हुआ था? वो जैसे किसी को मारने के ऊपर लाइनें लाइनें बनी होती है ना, तो उससे मैंने कहा ये क्या हुआ कि मेरे चोट लगे। मैंने कहा ये चोट तो नहीं लगी हुई, तो ऐसा लगता है किसी ने जैसे हंटर से या किसी चीज़ से मारा हो, ये निशान उस चीज़ के लग रहे हैं। वो मेरे को अभी तक उसके निशान याद है। तो जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में कोई होता है और बाहर जा रहा है, तो हम लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? आपका भाई 20 साल की उम्र में दुबई गया, ईरान गया, पकड़ा गया, मारा गया, हाँ, आ गया, चला गया, वापस आया। हाँ। तो ये परिवार में लोग पूछते नहीं थे कहाँ जा रहे हो? पिटाई? हाँ, कह देता था, कभी दिल्ली बता देता, कभी अबू धाबी बता देता, कभी दुबई बता देता था, कभी कहीं बता देता था। जैसे 1-2 सूट ले आया, ये मैं दुबई से लेके आया हूँ। तो अब क्या मालूम, इतनी नॉलेज नहीं थी जी। जो आज की सरकार है या आज का मीडिया है, ऐसा होता तो क्या पता कब की बात उछल जाती, तब नहीं था। नहीं तो परिवार में जैसे कम उम्र का लड़का इतना बाहर चला गया, तो पूछा या बताया नहीं गया कि नहीं, ये वो कह देता था ना मेरी जॉब अच्छी लगी हुई है, ये बता देता था बस, हम उसको सच मानते थे। शक तो होने दे रहा, एक्टर वाज अ वेरी गुड एक्टर। वो शायद वहाँ नहीं जाते अगर, तो वो बम्बई चले जाते। जैसे लखनऊ के अंदर जब उनको पिक किया है रॉ ने, लखनऊ में यूथ फेस्टिवल का एक कंपटीशन हुआ था। पढ़ाई कहाँ हुई है? राजस्थान में ही हुई है, DAV स्कूल राजस्थान के अंदर और SD कॉलेज राजस्थान में ये पढ़े हैं। लखनऊ में जब ये कंपटीशन हुआ है, वहाँ इन्होंने मोनो एक्ट किया है एक। उस मोनो एक्ट के अंदर इन्होंने सर अपनी ज़िंदगी की कहानी को पहले से ही प्ले कर दिया। इन्होंने मोनो एक्ट ये किया वहाँ पे कि एक चाइना के साथ हमारा 62 में वॉर हुआ था, तो हमारा एक इंडियन सोल्जर को चाइना ने पकड़ लिया है और उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई तू ये बता कहाँ कहाँ तुम्हारा डिप्लॉयमेंट है आर्मी का। वो बताता नहीं है और वो टॉर्चर को सहता जाता है और मर जाता है, शहीद हो जाता है। ये एक्ट उन्होंने लखनऊ में प्ले किया। रॉ के ऑफिसर वहाँ बैठे थे, ये गुरबचन सिंह नहीं थे, कोई मिस्टर टंडन थे। उन्होंने इनको पूछा कि यार ये जो तुम एक्ट करते हो, तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है यहाँ पे, तो अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले देश के लिए तो तुम कर लोगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा कोई मौका मिलता तो मैं करूँगा, और मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। एक वहाँ राइटर थे मोहन कुमार लखनऊ से, जो इंडस्ट्री में काम करते रहे उस वक्त। उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि यार तू दिखने में अच्छा है, और उस वक्त विनोद खन्ना नया इंडस्ट्री में आए ही थे, तो इनकी शक्ल और सूरत बड़ी रिजेंबल करती थी विनोद खन्ना से, कि अगर तू बॉम्बे आ जाए तो तू मेरे से एड्रेस ले जा। और लेकिन ये घबराते थे सर, क्योंकि नाना जी हमारे बड़े सख्त खिलाफ थे। ये एक्टिंग, नाचना, गाना, इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और ये जितने थिएटर के काम इन्होंने किए हैं गंगानगर में, सब छुप कर किए हैं। और उसमें भी ये होता था सर, ये छुप के कर तो आते थे, लेकिन सुबह न्यूज़पेपर में नाम आ जाता था। तो नाना जी बोलते थे, तो फिर नानी बहाने लगाती थी, नहीं अपना बच्चा नहीं है, कोई और है, रविंदर एक ही थोड़ी है दुनिया में। वो कहते थे मुझे पता ही है यही है, इसी को मिला है, मैं जानता हूँ ये छुप के क्या करता है। तो उनसे बहुत डरते थे। तो फिल्म का जब ऑफ़र हुआ इनको अंदर से पता था कि मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा। जाने की इच्छा थी लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि पापा जी बहुत सख्त हैं। और फिर जो दूसरा ऑप्शन था उस पर इन्होंने कंटिन्यू थॉट दिया, और उन्होंने एक पोस्ट बॉक्स नंबर 56 दिया था कि जब भी तुम्हारी सलाह बन जाए, तुम्हें लग जाए
दिमाग से कि तुम देश के लिए काम कर सकते हो, तो तुम्हें एक रास्ता बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको रविंद्र कौशिक जी को लेकर मिली, ये कहाँ से मिली? सर पहला सोर्स तो मेरे पास उनके जितने भी खत उनके वहाँ से आए, उस खतों में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपना थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी के बारे में भी बता रखा है। दूसरा, मैंने जितने जासूस उन्होंने अपने अलग अलग ख़तों में लिखे थे, जितनों को मैं मिल सका, जितनों को मैं ढूंढ पाया। अलग अलग खतों जासूस मतलब उन्होंने जिक्र किया था नामों का? हाँ जी, उन्होंने अपने खतों में लिखा था, वो लिख के 3-4 खत उनके ऐसे जिसमें उन्होंने बाकी जासूसों के नाम भी लिख के भेजे हैं कि मेरे साथ साथ ये लोग भी यहाँ सजाए मौत के कैदी हैं, इन्होंने भी मेरी तरह ही देश के लिए काम किया है। तो उनके ये नाम हैं। तो रूपलाल सहरिया जैसे हुए, गोपाल दास जी हुए, करामत राही मैंने आपको बताया, कुलवंत सिंह हुए, सूरम सिंह हुए, ऐसे कई नाम उन्होंने लिख के भेजे थे। तो वो नाम को पिक करने के बाद मैं कोई जर्नलिस्ट से मिला, किसी से, जैसे मैंने आपको बताया कि करामत राही तक पहुंचने में किसी एक जर्नलिस्ट ने मेरी मदद की थी। उनसे मिलने के बाद वहाँ की कहानी का पता लगा कि लोग पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट करते थे, कैसे काम करते थे। तो जैसा अभी पोर्ट्रे किया जाता है जासूसों को, उन वैसा तो नहीं है सर। लाइफ उससे जासूसों की बहुत अलग है सर। आपने देखी धुरंधर? जी मैंने थोड़ी देखी है, ज़्यादा मैंने देखी नहीं। मुझे थोड़ा वो लगा कि वो रेलेवेंट नहीं है, जासूसों की ज़िंदगी से मैच नहीं करती सर वो इतनी ज़्यादा। क्या अंतर रहा धुरंधर जैसी फिल्म में जो दिखाया गया और जो रविंद्र कौशिक जी को लेकर आपने रिसर्च की उसमें? सर पहली बात तो जासूस कभी भी सरफेस पे आके किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता सरफेस पे। क्योंकि अगर आप सरफेस पे आकर फाइट करते हो या किसी कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हो तो आप निगाह में आ जाओगे, और निगाह में आने के बाद आपका पास्ट कभी भी चेक हो सकता कि आप कौन हो। जासूस एक लेयर अंडर कवर है सर, वो एक कवर के नीचे काम करता है, वो लेयर के नीचे काम करता है और वो किसी की निगाह में नहीं आना चाहता। और दूसरा सर इनका बड़ा ये था, मुझे ये लगा थोड़ा सा कि थोड़ा शायद होमवर्क भी शायद उतना इंटेंस किया नहीं गया है इसके ऊपर, क्योंकि जो लैंग्वेज की जो डिक्शन है वो भी बहुत अलग है, और जो जासूसों की ज़िंदगी है वो तो बहुत अलग है सर। जैसे थोड़ा समझाएं अगर आप। तो जासूस सर एक्चुअली इनको एक फ़ाल्स आइडेंटिटी को कैरी करना पड़ता है सर, और अगर ये रेजिडेंट एजेंट है तो इनको वहाँ पे डोमिसाइल्ड होके अपना एक फ़ाल्स आइडेंटिटी को लेके और उसके ज़रिए इनको वहाँ पे एक सोशल नेटवर्क बनाना पड़ता है। और धीरे धीरे ये बहुत स्पेसिफिक सर्कल में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सोशल वहाँ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। रविंद्र कौशिक जी के केस में ऐसा था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में चले गए थे, और ये क्योंकि ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था इंडियन गवर्नमेंट का, तो एक पाथ पहले से डिसाइड नहीं था कि रेजिडेंट एजेंट कैसे एक्ट करेगा। तो इन्होंने तो बहुत खुल के काम करा है वहाँ पे। ये वहाँ थिएटर भी करते रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में मुझे पता लगा कि थिएटर वेटर भी करा इन्होंने वहाँ पे। अमूमन जासूस बहुत अंडर कवर रहेगा, और उनकी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि ये अगर इनको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंटेल पहुँचानी है कंट्री तक, तो ये मॉर्स कोड के थ्रू अपनी इंटेल पहुंचाते हैं। या पहले एक साइफ़र होता था, साइफ़र जैसे वो टाइपिंग एक मशीन होती है जो लोअर फ्रिक्वेंसी, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये लोग मैसेजेस यहाँ भेजा करते थे। लेकिन साइफ़र में भी मोर्स कोड ही इस्तेमाल होती थी ताकि वो डिकोड नहीं हो जाए। यहाँ अपने यहाँ जैसे वो मैंने आपको बताया जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है इस्लामाबाद से, वो भी यहाँ डिकोड हुई है हिंदुस्तान के अंदर। सर आयरनी ये है कि जासूस कभी भी एक ऐसा लगता है कि वो किसी नाम के लिए तो गया नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है कहीं ना कहीं जासूस को, अब तो पता है। इनिशियली हो सकता है रविंद्र कौशिक जी के टाइम में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हमें डिसऑन कर दिया जाएगा। इनको तो यही कह के भेजा था कि जासूसों को मारा नहीं जाता। इनके खत में लिखा हुआ है कि पापा जी आप फिक्र न करें, ऐसा कोई कानून नहीं है दुनिया में कि जासूसों को मार दिया जाए। तो आप वो फिक्र तो निकाल दें आप अपने दिमाग से कि मुझे यहाँ मारा जाएगा। बट रविंद्र जी जो पाकिस्तान गए 21 साल तो भारत में रहे। हाँ जी। तो 21 साल तक की वहाँ जन्म हिस्ट्री कैसे बनाएगी पाकिस्तान में? सर एक फॉल्स जो आइडेंटिटी को कैरी किया ना उन्होंने, वो भी पाकिस्तान में कोई एक
किसी बच्चे की आइडेंटिटी को उठाया गया था। ये तरीका सर, ये इनका काम करने का तरीका, इसको बोलते हैं, जैसे रशिया में तो इसको इलीगल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं सर कि ये तरीका है कि कोई अगर बच्चा छोटी उम्र के अंदर किसी फॉरेन लैंड के अंदर अगर एक्सपायर हो जाए तो उसकी फैमिली से मिलके उसकी आइडेंटिटी को परचेज कर लेते हैं या कोई सेटलमेंट कर लेते हैं उसके साथ, फिर वो आइडेंटिटी को अपने पास रखते हैं, उसमें आदमी को फिट कर देते हैं इन फ्यूचर कि भाई ये तेरा नाम है, तू यहाँ का रहने वाला है, तेरे अब्बा का नाम ये है, तेरी अम्मा का नाम ये है, तेरा ये बैकग्राउंड है, तुझे जाके यहाँ फिट होना है। उस राशन कार्ड के अंदर एक फॉल्स नाम उनका पहले से चलता रहता है, बस खाली आदमी फिट करना होता है जाके। तो इनकी भी आइडेंटिटी ऐसी उठाई गई थी, उसका पहले बैकग्राउंड था आइडेंटिटी का, इसीलिए इतने बड़े काम। कोई व्यक्ति होगा जो नबी अहमद के नाम से पाकिस्तान का बच्चा मर गया होगा जी किसी विदेशी सरजमी पर, जी, उसको उठाया, वो इनको दिया, इन्होंने उसकी ज़िंदगी जी पूरी। और मतलब इनके भी पाकिस्तान में कोई माता पिता होंगे? हाँ जी, ओके, बिल्कुल। कोई घर होगा जो पुश्तैनी घर होगा, घर होगा, पुश्तैनी घर होगा, और इनका एक ख़ानदानी रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान में। जितना भी वहाँ रिकॉर्ड बनते थे कुछ वहाँ पे भी हमारी तरह, जैसे मैंने पता किया कराची के अंदर कुछ पहले 65 तक तो ये था कि वहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद रिकॉर्ड रखा जाता था। इसीलिए इनके अरेस्ट होने के बाद सर 2 साल का जो टाइम रहा है इंटेरोगेशन का, बहुत लंबा पीरियड है। अमूमन जासूसों को इतनी लंबी टॉर्चर से क्यों गुजारेंगे? पहले तो इनकी जो रियलिटी थी वो क्रैक नहीं हुई बहुत टाइम तक। इन्होंने तो बताया नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड था इनका, पता कैसे करोगे आप? कैसे पता लगेगा? मोहम्मदन है, सुन्नत की हुई है, पत्नी भी है वहाँ पे पाकिस्तान में, बाकायदा निकाह किया पाकिस्तान के अंदर, आपके किसी सरकारी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, आर्मी के पार्ट हैं, तो आपके पास शक करने की गुंजाइश कहाँ है? ये आदमी को पकड़े कैसे? अगर इनकी वो जो मैंने आपको बताया कि वो अगर मोर्स कोड में लिखे हुए कुछ नहीं मिलते, इनके एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती। मारा उन्होंने इसलिए इतना लंबा कि क्रैक कर दें इसको, कि पता कर लें कि यार ये अपना पूरा डिटेल खोल दे। इन्होंने तो नहीं खोला, उनको जो पता लगा इनका तो एडमिशन कहीं पे भी नहीं है वहाँ पे। उन्होंने अपनी तरफ से सारा पता किया सारा। मैं ये प्रोसेस चाहता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान गए, जी, एक एजेंट के ऊपर जो है उसकी लाइफ के ऊपर जो है वो स्टोरी जो है हम देख रहे हैं, और क्या लें कि इन सीरियस नोट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा, वो जो मैंने मूवी का जिक्र किया था वो थी मूवी, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन कि वो भी काफ़ी अर्सा पहले मैंने देखी थी और थोड़ी बहुत ही मुझे याद थी वो स्टोरी लाइन, मुझे लगा कि वही होगा। तो सफरजीत जो है वो एक फार्मर था, वो अलग कहानी है। ये उन्होंने मेंशन किया आप लोगों ने कि ये अलग कहानी है, और थैंक यू सो मच कि आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना टाइम देते हैं। बाकी उन्होंने थोड़ा और जो है वो इसको शुभंकर मिश्रा जी ने इसको लाइट आउट करने की कोशिश की है। उनकी ज़िंदगी में डीप डाउन जो है उनके भांजे से बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो हाउस स्वभाव में कैसे थे बातचीत में, और ये एक कह लें कि एक स्पाई हो तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है, वो कैसे एक्ट करते थे। उन्होंने थोड़ा बहुत जो है पास्ट को क्या लें कि रिवाइव किया है उनके भांजे ने, कि नाना जी जो हैं उनके पिता जो हैं वो बड़े ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के, और नाच गाना और मतलब ये मूवीज़ में आना, एक्ट करना, लेकिन वो चोरी छुपे जो है वो एक्ट करते थे। यहाँ पे वही चीज़ जो है वो देखने लायक मिल रही है कि एक बच्चा जो है हुकुल वतनी के नारे जो है लगा रहा है, शायरी लिख रहा है, तो मतलब वो इन्वॉल्व है, लेकिन वो अनदर मैटर के मतलब मीडिया के ऊपर जो है वो एक किस्म का थिएटर करना चाह रहा है, और वो उसमें एक्टिंग स्किल मौजूद हैं। विनोद खन्ना जी का नाम बार-बार आता है, वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत खूबसूरत थे जवानी में, और उनकी तरह इनकी तस्वीरें जो हैं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि सिमिलर जो है पर्सनैलिटी दिखती थी, और इनको ऑफ़र भी हुई, लेकिन वो करना चाहते थे, कर नहीं सकते थे। अब वहाँ से किस तरह ऑफ़र आई, उन्होंने कहा कि
इंक्लूड किस तरह किया जाता है। तो ये सवाल बहुत बड़ा था कि एजेंसी जो है वो हायर कैसे करती हैं आपको और किस तरह अप्रोच करती हैं, आप तक अप्रोच उनकी होती कैसे है। तो उन्होंने उस लड़के में वो जो है पोटेंशियल देखी कि हाँ ये लड़का इस फील्ड में आ सकता है, और उसको फॉलो किया होगा काफ़ी अर्सा कि ये किसी और चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, इसी में है, इसी में इसका जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो फिर उससे स्ट्रेट अवे जो है मुलाकात हुई, बातचीत की गई, पूछा गया कि ये जो लिख रहे हो, ये जो कर रहे हो, क्या रियलिटी में करना चाहते हो? तो उनका जवाब यही था कि हाँ, करना चाहता हूँ, मैं तो सर्व करना चाहता हूँ, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं आर्मी जॉइन करूँ और कुछ करूँ अपनी कंट्री के लिए। तो वहीं से वो मौका जो है वो क्लिक किया। और जो उन्होंने इससे पहले मेंशन की ये बात, उन्होंने सवाल किया था शुभंकर मिश्रा जी ने, इनके भांजे से, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि वो बार-बार एक आदमी जो है वो बार-बार आ रहा था, और वो ठीक-ठाक ओहदे के ऊपर था, और वो बार-बार उनसे बात करना इनकी फैमिली से, तो वो उस टाइम के ऊपर था कि जब ये ऑन ट्रेनिंग थे। तो मतलब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो साल का था या कितने साल का था वो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो उस प्रोसेस में वो बंदा जो है वो आता रहा है इनके घर, तो टच में रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारी गैर मौजूदगी में वो नानी जी से बात भी करते रहे हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं घर के, वो थोड़े ज़्यादा, जो पुराने काल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधी बात करते हैं, सीधी सुनते हैं। उन्हें ये बीच विचोला करना और ये चीज़ें करना नहीं आती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं बहुत। और उनसे वो बंदा स्ट्रेट अवे इनकी गैर मौजूदगी में, जैसे ये कह रहे हैं कि वो बात करते रहे हैं और पूछने की कोशिश की है, क्लू लेने की, कि शायद उसने रिवील किया हो ट्रेनिंग का कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं फ़लाँ एजेंसी में स्पाई बनने की कोशिश कर, वो एजेंसी है, इस तरह है, ये है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक करने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि फिर वो बंदा भरोसे का नहीं रहता भाई, और उन्हें चाहिए था नीट एंड क्लीन सोल जो है। तो वो उन्हें वहाँ से मिल गई और वो क्लीन चिट मिली, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग प्रोसेस था वो निकल गया, और उसके बाद वो दोबारा जो है कभी जो है फैमिली को टच भी नहीं किया, मतलब टच में नहीं रहे, वो बातचीत करने दोबारा नहीं आए, दिखे नहीं, वो बिल्कुल कह लें कि गायब हो गए, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी। और जो रविंद्र कौशिक हैं वो कहीं न कहीं जो है वो टूर करने जाते थे, मतलब वो स्पाई थे, लेकिन वो दुबई गए, ईरान गए, जिस तरह वो पकड़े गए, वो सारी सिचुएशन हुई। अब उनकी जो है बहन से बात की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि अब वो आते थे और क्या आपको पता नहीं लगा, मतलब आप पूछते नहीं थे, या कोई और नहीं कहता था कि कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कि पूछा जाता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इतना अरसा जो है कहाँ रह के आए हो? तो उनका सवाल तो होता था, लेकिन कभी-कभार वो जिस तरह वो खुश होता था, जैसे लास्ट भी उन्होंने बताया, लास्ट पार्ट हमने जो किया है, उसमें वो उन्होंने मेंशन किया कि वो खुश होता था, और वो खुश था इस चीज़ को लेकर। और उन्होंने कहा कि मैं दुबई से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कपड़े ले आया, कुछ ले आया, तो तोहफ़े-तोहफ़ जो हैं वो ले आया, तो उन्हें लगा कि हाँ, वहीं से आया होगा, तो ये चीज़ें भी वहीं से आई हैं। लेकिन उन्होंने एक वाक़या जो है बयान किया कि उन्होंने शर्ट उतारी, तो जब वो ईरान में पकड़े गए थे और रिलीज़ किए गए, गवर्नमेंट के थ्रू करवाए गए, तो वो वापस आए, तो उनकी जो है कमर के ऊपर जो है वो निशानात पड़े हुए थे। अ, तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल जो है वो निशान नहीं थे, वो इस तरह से नहीं थे, मतलब कि जैसे चोट लग जानी या किसी चीज़ के ऊपर, वो ऐसा था जैसे मारा गया है कोड़ों से और किसी चीज़ से। तो जो है वो निशानात पड़े हुए थे, वो उन्होंने देखे, तो उन्होंने उन्हें कंसर्न हुआ कि ये वो नहीं है। तो बहरहाल वो छुपा रहे थे उस चीज़ को, और उनका काम ही यही था स्पाई का। इन्होंने धुरंधर का ज़िक्र किया, बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंसर्न होगा इस चीज़ को लेकर, तो वो हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मुझे इन अ सीरियस नोट इनकी बात ठीक लगी है कहीं न कहीं। लेकिन ये बात भी मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर भी। मैं बीच में कह लें कि दोगलापन नहीं करूँगा, ये बात भी ठीक लगी, क्योंकि मैंने कहा था कि मूवी जो होती है, उसमें थोड़ा ड्रामाटाइज़ जो है वो चीज़ों को किया जाता है, थोड़ा मिक्स अप होता है, थोड़ा रियलिटी होती है, थोड़ा मिक्सचर होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ जो है वो क्रिएट की जाती है। प्योर किस्म का जो है आप ओरिजिनैलिटी डालेंगे ना चीज़ों में, प्योर, तो ऑडियंस को बोर करने लगेगी। वो रियलिटी तो होगी, लेकिन कहीं न कहीं बोर करेगी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो है उसको चेंज अप किया। इन्होंने मेंशन किया कि हाँ, मुझे काफ़ी चीज़ों में लगा कि वो स्पाई नहीं,
क्योंकि स्पाई का काम है अंडर कवर जो है वो काम करना, अपनी शख्सियत अपना आप छुपा के, आइडेंटिटी होती है उसकी कि उसने उसको छुपाना होता है। तो ऑन सर्विस काम करना हो तो वो फिर स्ट्रेट वे जंग ही हो जाती है। उन्होंने कहा दुश्मन के साथ वन ऑन वन जो है वो जंग नहीं करेगा एक स्पाई, और ये रियलिटी है। वो इसी तरह उनका काम होता है इंफॉर्मेशन निकालना, इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड करना। 71 की वॉर जो है उन्होंने मेंशन कर दी बीच में, वो इसलिए की गई कि एक दिन पहले उन्होंने मेंशन किया, 2 दिन बाद जो है वो अटैक हो गया, 3 दिन बाद। तो कोड इन कोड जो है वो मॉस कोड जिसका जिक्र कर रहे थे, वो मूवीज में देखा जाता है अक्सर कि उसे डी कोड किया जाता है और खास बंदे बैठे होते हैं उसके ऊपर और वो डी कोड कर रहे होते हैं। उसको एक एक स्पेलिंग में डी कोड करेंगे, एक एक नंबर में डी कोड करेंगे, उन नंबर को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, फिर एक जुमला बनाएंगे कि हाँ ये बात कर रहा है और ये मैसेज भेजा है, ये मैसेज दिया जा रहा है। तो उसके थ्रू उन्होंने बताया कि ये उनका काम होता है। अब वो जिस तरह पकड़े गए और वो भी उन्होंने मेंशन किया कि हाँ वो अब जो है एक जनरल मेजर नबी शाकर, है ना, नबी अहमद नबी नबी अहमद। अहमद शाकर। तो वो जो है अब उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी इतने तक हाइड कर ली कि भाई उन्होंने सुन्नत भी करवा ली, उन्होंने हर चीज़ के मतलब ईच एंड एवरीथिंग कि एक जो मुस्लिम पाकिस्तानी जो है वो किस तरह उनकी ज़िंदगी है और क्या उन्होंने बिल्कुल अपने आप को डाल लिया। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था एक्टर है, और वो ऐसा एक्ट को पकड़ते हैं कि ऐसा उस जो है करैक्टर में घुसते हैं कि भाई गुंजाइश नहीं रहती, तो उन्होंने वो कर लिया। तो ये सारी स्टोरी भाई जहाँ तक अभी तक वो सुनने को मिल रही है भाई, एक स्पाई की स्टोरी ये लग रही है वाकई कि हाँ यार उन्होंने सर्व किया अपनी कंट्री को और वो ये चीज़ें ये मुश्किलात फेस करते रहे हैं। लेकिन जो रेजिडेंट का ऑरा था ना, वो किसी और स्पाई को मिला नहीं होगा, क्योंकि और स्पाई जाते हैं हर अलग एज में जाते हैं और हिसाब से जाते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, लोगों में घुलना मिलना था, किस तरह माहौल में एडजस्ट करना है, वो स्पाई ने देखना था। वो अब जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो भी अटेंड करते रहे हैं और उसमें भी रहे हैं। उनका पास्ट रिकॉर्ड जो है एक मुस्लिम लड़के का लाया गया और सारा बनाया गया, तो कहीं से कोई ग्लिच जो है वो नहीं छोड़ा गया, गैप नहीं छोड़ा गया, कि खालीपन नहीं छोड़ा गया कि वहाँ से वो चीज़ पिक हो सके कि हाँ ये एक वीक पॉइंट था, जहाँ से बंदे को पकड़ा जा सकता है, ये बंदा 2 नंबर है। तो वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्लू मिलना बड़ा मुश्किल था, उसको मारा गया, टॉर्चर किया गया। तो भाई ये भी रियलिटी है, मैं अगेन कहूँगा, भले वो स्पाई इधर पकड़ा जाए भले उधर पकड़ा जाए, टॉर्चर बहुत खतरनाक किस्म का किया जाता है, और ये हम एक स्पाई के मुंह से सुन चुके हैं, लकी बेस जो है। तो ये रियलिटी है। तो पकड़े गए तो भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। तो इतना टॉर्चर सहने के बाद उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन इनको एक जो है क्या लें कि वो कोड डी कोड जो है वो भेजते रहे हैं, जो इस्लामाबाद से जो है इंडिया, वो उनको मिल गए और उनके थ्रू जो है इनको एक क्लू मिला, उसके थ्रू उन्होंने। तो सेकंड थिंग ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि भाई आप आर्मी में हैं, भले इधर की भले उधर की। तो हमने इधर की आर्मी को तो भाई नोटिस किया है अपनी आर्मी को कि वो भाई बंदा जॉब छोड़ भी दे, रिटायरमेंट ले ले, रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं जाएगा ना, तो भाई उनको पता होगा कि बंदा इस वक्त कहाँ रह रहा है, उसकी एज क्या है, हेल्थ क्या है, ये क्या सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। बिल्कुल जी। और कल भी जो है वो मैं कह रहा था कि अपना रविंद्र कौशिक को जो है वापस वो नहीं किया जा रहा, और इनका बताया नहीं जा रहा, क्योंकि ये आर्मी में जो है वो रहे हैं और आर्मी में इतना अरसा सर्व किया है, और आर्मी जो है वो नहीं छोड़ेगी अब, तो ना ही छोड़ना चाहेगी। और आज इन्होंने भी यही बात की कि उसके बदले जो है वो 10 जासूस मांग रहे थे, एक के बदले, क्योंकि तबादले होते हैं कि 2 जासूस इधर से गए, 2 जासूस उधर से आ गए, जो मतलब पाकिस्तान से इंडिया गए हुए जासूस हैं वो वापस किए जो वहां पे पकड़े गए। तो इसके बदले 10 जो है जासूस जो है वो मांग रहे थे, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा है, ये आर्मी में थे। तो लेकिन फिर भी जो है वो इन्होंने छोड़ना नहीं था, क्योंकि आर्मी के में वो मेजर रैंक तक पहुंच चुके थे और काउंटेंट में भी पहले थे। तो इनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी आर्मी को लेके, उस उनके डिसिप्लिन को लेके, उनकी जगहों को लेके, उनके बाकी चीज़ों को लेके। तो अगर ये छोड़ देते तो वहां पे जाके इंडिया में जो है वो सारा कुछ बता देते। इसलिए इनको छुपा के रखा, कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं इस नाम का बंदा।
तो 2 साल उन्होंने इसलिए वो जो है छोड़ा नहीं है, और 2 साल जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तब भी जाके जो है वो नहीं पता कर पाए कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इतना मजबूत किस्म का जो है वो बैकग्राउंड तैयार किया गया, वो किसी और की शनाख्त जो है इनको दी गई। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया ना, पढ़ाई की, लॉ लॉ की पढ़ाई की, और आगे जो है वो फिर अपना आर्मी भी ज्वाइन की, और उसके बाद मेजर रैंक तक पहुंचे। तो ये चीजें हैं। और क्योंकि एक आर्मी में अगर आप मेजर रैंक तक पहुंच रहे हैं तो उस वक्त भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो बैकग्राउंड क्या है, कि कहाँ से है तल्लक, ये और ये क्या करता रहा है, तो सारा कुछ जो है वो पता चल रहा, मतलब एक नंबर था, वो 2 नंबर ही नहीं नजर आई बीच में। ज़ियाउल हक का जिक्र तो किया था ना उन्होंने, उन्होंने कहा कि फाइलें हो सकता है इतनी फाइलें पड़ी, मैं चेक ही ना किया हो। तो चेक इतने भी कम कर दिनों, लेते, वो उन्होंने कहा ना कि 2 साल तो उनको मतलब पता ही नहीं करवा पाए बैकग्राउंड के नकली है क्या है। तो हो सकता है उस वक्त भी चेक किया गया हो, लेकिन ये है कि पता ही ना लगा हो कि ये असली है ये नकली है। तो उनको तो यही होना ना कि असली है तो ठीक है बैकग्राउंड, और ओके किया, क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड भी सारे मौजूद थे। तो ये चीजें जो हैं वो फिर इनके फायदे के लिए। और शुरुआत किस तरह, मतलब वहां पे गए, पहले ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद अबू धाबी भेजा गया, फिर जो है वो ईरान भेजा गया, वहां भी किसी एजेंट की गलती की वजह से पकड़े गए, और पाकिस्तान में भी किसी एजेंट की गलती की वजह से पकड़े गया, क्योंकि खुद जो है वो इतने सक्षम थे कि मतलब एक्ट मतलब इतना अच्छा करते थे कि कोई भी उनके पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उस लाइफ को अपने अंदर डाल लेते थे। तो ये चीज जो है उन्होंने बताई कि धुरंधर का मतलब कि कह रहे हैं कि धुरंधर जो है वो स्पाई जो है वो मूवी लगती ही नहीं है। तो बात इनकी भी ठीक है, वही बात कि हमने भी कहा था कि मसाला होता है भाई, और रियलिटी बेस होती है सिर्फ, बाकी सारा ज्यादातर मसाला ही होता है, क्योंकि ऑडियंस को बांध के भी रखना होता है। रियलिटी की अगर मूवी हो कोई भी, मतलब कि बिल्कुल सेम रियलिटी दिखाई जाए, तो यकीन करें मैं खुद बोर हो जाऊंगा, मतलब थकी हुई मूवी लगेगी मुझे। तो मिर्च मसाला बीच में डाल के थोड़ा एक्शन और ये वो, ये डाल के जो है वो फिर डायलॉग, तगड़े डायलॉग डाल के, तो एक मूवी को जो है वो इंटरटेन के लिए खबर बनाया जाता है। तो उस हिसाब से तो फिर वो स्पाई इतनी ज्यादा मूवी नहीं लगेगी, क्योंकि जो उनकी रियल लाइफ है, 10 साल 12 साल वहां पे वो अपनी जो है वो लाइफ जब उन्होंने गुजारी पकड़े जाने से पहले, 10 साल, तो पकड़े जाने से पहले, तो वो सारा किस तरह गुजारी, 10 साल रहना वहां पे, और किसी को पता भी ना चलना, वहां पे पढ़ाई भी करनी, डिग्री भी लेनी, उसके बाद आर्मी ज्वाइन करनी, सबसे बड़ी बात है कि मेजर रैंक आर्मी तक का जाना, शादी करना, बच्चा पैदा बिल्कुल। करना, काफी ज्यादा जो है वो हैरान कुन चीजें जो हाँ उन्होंने की हैं। हालांकि इतना डीप जो है वो किसी करैक्टर को अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि 100% जो है उन्होंने अपने आप को नवी अहमद शाकर जो था उस करैक्टर में डाल लिया था। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इस तरह से उन्होंने सारे जो है ना वो तरतीब वाइज काम अपने जो है वो लेकर चले हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो करते रहे हैं, काबिल तारीफ है। इतना कह लें कि उस समय जो थी वो इतनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, कोई ट्रेनिंग जो भी उनकी हुई है उसमें वो चीज़ें शामिल भी नहीं थी जो यहाँ पे आके उनको पाकिस्तान में करनी थी। और समझ लें कि उनके एक्सपेरिमेंट से ही ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आगे एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी बनती चली गई कि एक जो एजेंट है, एक जो स्पाई जो है, जब वो दूसरे कंट्री में जाता है, किसी कंट्री में जाके वहाँ पे अपने आप को किसी के करैक्टर में डालना और वहाँ पे किसी के रूप में ज़िंदगी गुज़ारना, तो किस तरह से चीज़ें जो है उसको एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं और कहाँ-कहाँ पर उसको खतरा लाक होता है, जिन चीज़ों से उसने बचना होता है। इन्होंने कहा है कि कोशिश करते हैं कि ये अपने आप को बड़ा ही मासूमाना अंदाज में रखते हैं, छुपा के रखते हैं जो स्पाई लोग होते हैं। कोशिश करते हैं कि इनका किसी तरह से फेस शो ना हो, किसी भी तरह से अपने आप को शो नहीं करते। लड़ाई झगड़ों से, एंटरटेनमेंट से, इन सब चीज़ों से ये दूर रहते हैं, ताकि कोई इस तरह का मामला ही ना हो कि इनके ऊपर किसी की नज़र आए। अपने आप को गुपतचर रखते हैं, छुपा के रखते हैं दुनिया से। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सारी पीड़ाएँ बर्दाश्त की, ईरान में बताया गया कि इनको छुड़वा लिया गया था। ईरान में मामलात जो थे वो इस तरह से थे कि वहाँ पे इन्होंने कोई सर्विस नहीं की थी। अब यहाँ पे जो मामला था ना, आर्मी जॉइन करके मेजर रैंक तक वो गए हैं और मेजर रैंक तक जो बंदा भी होता है उसके पास बेशुमार इंफॉर्मेशन जो है वो आर्मी के माध्यम से होती है।
और सारी चीज़ों का उनको पता होता है, क्योंकि एक मेजर जो होता है वो अपनी यूनिट को लीड कर रहा होता है, जंग के दौरान वो कमांड कर रहा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको दी जाती है कि किस तरह से दुश्मन को आपने करना है, कहाँ-कहाँ पे दुश्मन की जो है वो कमियाँ हैं, हमारे यहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं, जिनका फ़ायदा जो है वो दुश्मन उठा सकता है। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना, तो फिर इस माध्यम से छोड़ना जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो रिस्क नहीं लिया जा रहा था, हालाँकि पहले कहते हैं कि सौदेबाज़ी हुई भी, पहले ये डील हुई भी कि चलें ठीक है जी, आप वहाँ से 10 छोड़ें, हम यहाँ से 1 छोड़ते हैं। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आप समझ लें कि रविंद्रा कौशिक जो हैं, वो फिर हिंदुस्तान के लिए कितने ज़रूरी थे कि एक बंदे के बदले में 10 लोगों को भी देने के लिए तैयार थे। क्या वैल्यू थी फिर उस बंदे की? तो यहाँ से फिर पता चलता है कि उनकी वैल्यू वाक़ई थी। लेकिन फिर भी छोड़ना जो है वो नामुमकिन था, और आखिरकार वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के एक कह लें कि ब्रिगेडियर थे, वो राइटर थे, वो लिखते भी थे। तो उन्होंने एक जो है वो न्यूज़पेपर में लिखा कि रविंद्रा कौशिक जो हैं जी, उनको हम नहीं बचा सके। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। राइटर नहीं थे, राइटर अलग थे, वो रॉ के थे। ये इन्होंने मेल की थी। ये ईमेल की थी, ये अपना ह्यूमन राइट्स के ही थे। तो उन्होंने जो है वो उसका मुद्दा उठाया था क्योंकि कमजोर हो गए थे वो, और इलाज नहीं हो रहा था, और इधर वो से रिपोर्ट्स मेडिसिन जो है भेज वो दिया। ईमेल की गई थी हाँ, राइटर नहीं, इंडिया कॉलम के। निगार कह लें कि वो चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन नहीं नहीं राइट्स के नहीं माध्यम से वो लिखते थे, जो चीज़ें यहाँ पे होती नहीं हैं। नहीं, वो कोई कॉलम नगार या राइटर नहीं थे, वो अच्छा, ह्यूमन उस राइट्स ईमेल के को थे। वो ईमेल राइट किया ओके, था ओके, ओके। और ईमेल को वो वो भेजा उठाया। था, और इंडिया में तो तो इनको पता चला था कि वो नहीं रहे। वो पहले न्यूज़पेपर में आया। बीमारी का बताया गया कि बीमार है, और और रिपोर्ट्स मेडिसिन भेजी गई इंडिया थी, से भी यहाँ तक आई। मेडिसिन इंडिया तक उधर उधर भेजी थी, लेकिन उसके पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो गई। हुँ। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लाइफ थी जी जो उन्होंने गुज़ारी, और अपने घर पे भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा, उनकी अपनी फैमिली को शक नहीं हो सका। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उस किरदार को निभाया है। देखेंगे अपनी बहन जो हैं, अपने पिता जो हैं, उनके साथ उन्होंने यही कहा कि मैं एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे जॉब है, तो वो मुझे आगे-पीछे जो है वो भेजते रहते हैं, तो गिफ्ट भी लेके जाना घर पे। तो उस वक़्त कोई इतनी चीज़ें थी तो है नहीं थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था। कि ये पता किया जा सके कि वाक़ई ये सही है, ये चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो आज हर चीज़ का पता चल जाता है जी कि ये ब्रांड जो है ये फलाँ कंट्री का है ही नहीं है। तो उस टाइम तो ज़ुबान ही ज़ुबान थी, जो आपने कह देना वो माना जाना था। तो ये चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करते रहीं। बिल्कुल जी, हमने सेकंड पार्ट किया और फर्स्ट पार्ट के ऊपर आपका जो है प्यार-मोहब्बत काफ़ी नज़र आ रहा है, और सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया, और थर्ड पार्ट अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। इनके रिलेटेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।